अस्सलाम वालेकुम। बहुत माजरत, आपके लेक्चर नोट को बनाना पसंद किया मैंने, अगले वाले को वो आ रहा है आज, फिर थोड़ा सा नई नई चीज़ें सीखनी थी इसलिए। ओके अच्छा जी, एक्सचेंज ओपन कर लें। ज़बानी सी एग्जाम्पल आपको करवा दी थी, ठीक है। अब वो जो एग्जाम्पल्स 3 गिवन हैं हमारे हैंड आउट पे, वो ओपन कर लें। लेक्चर नंबर 9, हैंड आउट ओपन करें। बैठ जा भाई, बैठ जा, इधर आगे आगे बैठ जा। ये हैंड आउट संभाल के रखा करें। वैसे BRS के हैंड आउट भूल गया था मैं, रखवा रहा हूँ अभी टी आते हैं, मुझे याद करवाइएगा। BRS में जिस तरतीब से लेक्चर्स चले हैं, ठीक है, लेक्चर में क्लास वर्क, होमवर्क, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं वो सारे के सारे मैंने हैंड आउट्स जो हैं वो बना लिए थे, क्योंकि उसमें तो हमारे हैंड आउट्स यूज़ ही नहीं हुए थे ना, बुक यूज़ हो रही थी। तो वो 2-3 सफ़े होंगे, वो फ़ोटोकॉपियर पे रखवा दूंगा, वो सब बच्चे ले सकते हैं, कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हैं फिर अब, ठीक है। पहले वाले अभी बनाए नहीं हैं, वो भी बन जाएंगे, तो बना रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आइंदा वालों को साथ ही मिल जाया करेंगे, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। आप प्रोसेस में चल रहे हैं, हालांकि ये लास्ट टाइम के बने होते, लेकिन चेंजेस आती रहती है ना। अभी मुझे 10 मिनट इसी में लग गए, वो आपके लिए हैंड आउट बना रहा था मैं। तो बहरहाल BRS वाले बन गए हैं, आज ही ले लीजिएगा। सब बच्चे ही लेके अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लीजिएगा। पूरे टॉपिक में वो 15, 16, 17 जितने लेक्चर्स थे, हर लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन किया, कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसके ऊपर हमने लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो लेके जाइएगा। ओके जी, क्वेश्चन 1, ये तो डिस्पोजल का था। इसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, इसका आंसर शेयर नहीं किया था। अच्छा चलें, जल्दी से ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए, ज़रा डिस्पोजल भी रिवाइज हो जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है घर पे? काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने किया हुआ है, आंसर ही दिखा दें। एसेट अकाउंट का क्लोजिंग 16,000, एक्यूमुलेट एप्शन का क्लोजिंग 9,114, 9,115, इस तरह से वो आया होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कितने बच्चों का यही आया है? एक्यूमुलेट एप्शन का क्लोजिंग 9,111, क्लास असाइनमेंट नंबर 1 आपका होमवर्क था। क्लास असाइनमेंट कौन सी? लेक्चर नंबर 9 की क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क था। बिल्कुल वही रेपिटिशन हो जाएगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ट्राई आप और कर लें, मैं आपको आंसर देता हूँ, या आंसर टाइप करवा के आपको कॉपी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन 10 से 15 मिनट ऐसे ही खामखा इसमें लग जाएंगे। हालांकि डिस्पोजल है और रिड्यूसिंग बैलेंस का आपको अच्छी तरह से आता है, मैं सिर्फ सोल्यूशन लिख रहा हूँ इसका। एसेट अकाउंट का जो कैरी डाउन बैलेंस आया वो है 16,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का जो कैरी डाउन आया है वो है 9,114। ये 4 से 3, 4 से 5 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा प्लस माइनस ना हो, ठीक है। ओके, ये आंसर कितने बच्चों का मैच कर रहे हैं? ओके, कितनों का ये नहीं है आंसर किया था घर पे? ये आंसर कितना फ़र्क है भाई? बहुत फ़र्क है, ठीक है। इसको नोट करो, इसको नोट करो, घर पे एक और ट्राई करो। कल मैं आप लोगों को हाथ से लिख लिया, किसी का चेक कर लूँगा, वही कॉपी करवा के सबको दे दूँगा, ठीक है। ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जिनके एक सफ़े के ऊपर सारा सोल्यूशन होता है, हो सकता है मैं वहाँ से कॉपी करवा दूँ या मैं प्रिंट करवा दूँ, ठीक है जी। तो वो सोल्यूशन मैं कोई एक चेक कर लूँगा और वो आप लोगों को कॉपीज़ दे दूँगा, बट कल दूँगा। ये एक दफ़ा और ट्राई कर लें आप, ओके, सही हो गया। चलें आ जाएं जी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे। हमने कल एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की बात शुरू की थी, आज कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। भाई स्टार्ट से ही बात चल रही है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट से ही स्टार्ट हुई है ना रिकॉर्डिंग, ओके। चलिए जी
ये आंसर नोट कर लें, ये आंसर नोट कर लें, एक ट्राई और कीजिएगा, कल सोल्यूशन इसका दे दूंगा क्लास के अंदर। ओके, सही है। वैसे तो 5-7 बच्चों का ही आंसर नहीं यार, जिनको नहीं तौफीक हुई प्लीज़ लेक्चर 9 के क्वेश्चन 1 के साथ वो लिख लें होमवर्क। ओके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चलें जी, एक्सचेंज की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैंने आपको कहा था कि भाई 4 स्टेप्स थे हमारे डिस्पोजल के, याद है सबको? तो सब ही अपने दोहराएं स्टेप्स को ज़रा जल्दी से, वो जो डिस्पोजल वाले थे। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, सारी जिंदगी की। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस। ये तो था सिंपल डिस्पोजल। फिर मैंने कहा जब एक्सचेंज आएगा ना तो ये स्टेप्स वहीं पे रखना, पुराने एसेट ने तो बिकना ही है, बस एक एडिशनल स्टेप पड़ जाएगा बीच में। वो क्या? नए एसेट के आने को भी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एज अ होल मुकम्मल कब हो रही है? जब पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये अलग नहीं है। अगर अलग होती तो भाई अलग तो हमने पहले ही देखा हुआ था। आप इस दुकान के अंदर एसेट बेचकर साथ वाली दुकान से नया मोबाइल खरीदें, मोबाइल बेचा था ना, आप एक दुकान में जाएं, मोबाइल बेचें, अगली दुकान से खरीदें। दिस इज नॉट एक्सचेंज, दिस इज रिप्लेस, दिस इज रिप्लेस। चलो एक नई बात आ गई, पहले यही कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फर्क पता लग जाए हमें एक्सचेंज और रिप्लेस का, पेपर में परेशान ना हो कभी। मैंने आपसे अर्ज किया, हमने बात की थी, ये कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं बातें छोटी छोटी पेपर्स के अंदर, ठीक है? पास पेपर्स करते हुए तो छोटी छोटी बातें जो मैं बोला करता हूँ लिख भी लिया करें, बहरहाल समझने के बाद। रिप्लेस, मैंने आपको कहा आपने मोबाइल एक दुकान में बेचा, मोबाइल उसी दुकान में खड़े हो, चलो दूसरी दुकान में भी ना जाओ, उसी दुकान में खड़े हो, एक मोबाइल आपने जेब से निकाला, उसको बेचा और बेच के उससे 10 रुपए लगाए थे, उसने कहा 10 रुपए आपने लेकर जेब में रख लिए। अब जैसे ही निकलने लगे आपने कहा ओहो मैं तो मर ही जाऊंगा, फोन बंद रहेगा, तो फौरन वापस मुड़े, 10 रुपए वो भी निकाले इस जेब से, 40 और निकाले और कहा वो 50 वाला मोबाइल मुझे दे दो। अगेन दिस इज नॉट एक्सचेंज, दिस इज रिप्लेस, दिस इज रिप्लेस। पुराना एसेट बिका, नया एसेट खरीदा, पुराना एसेट बिका, नया एसेट खरीदा है, और ठीक है भाई साहब? ये इधर ही है इस वक्त, मेरे पास ही है। ओके, पुराना एसेट बिका, नया एसेट खरीदा, इसको क्या कहते हैं? रिप्लेस। इसमें हम क्या करते हैं? सिंपल डिस्पोजल, सिंपल डिस्पोजल। सिंपल डिस्पोजल का मतलब क्या है? वो जो एक्सचेंज से पहले वाला डिस्पोजल था, बाय सेल, ठीक है? सिंपल डिस्पोजल एंड सिंपल एडिशन, recorded separately, recorded separately, ओके? हाँ, स्यापा नहीं, सेपरेटली, ओके? सही है। तो रिप्लेस की ट्रांजैक्शन क्या होगी? पुराना एसेट बिक रहा है, नया एसेट आ रहा है, चाहे उसी दिन उसी वक्त हो रहा है। तो फिर एक्सचेंज क्या होगा भाई? एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की निशानी होगी एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस का जो है वो ट्रांजैक्शन में होना। ये लफ्ज आते ही हमें पता लग जाएगा कि ये हम एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। दिस इज नॉट रिप्लेस, दिस इज नॉट ओल्ड एसेट सिंपल डिस्पोजल एंड न्यू सिंपल एडिशन, दिस इज एज अ होल वन ट्रांजैक्शन। अंग्रेजी ज्यादा होगी। एक ट्रांजैक्शन है जिसमें नया एसेट आ रहा है, पुराना एसेट उसी ट्रांजैक्शन में जा रहा है। एक ट्रांजैक्शन जो कल जर्नल एंट्री की, तो उसकी निशानी क्या होगी? एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की निशानी क्या होगी? ट्रेड इन अलाउंस, या इसका दूसरा नाम होता है एक्सचेंज अलाउंस, ठीक है जी? ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज अलाउंस इज प्रेजेंट इन द ट्रांजैक्शन। ये मैं कोशिश कर रहा था मैं ट्रांजैक्शन लिखूं, अच्छा? इन द, आखिरकार मुझे एक मार्कर मिल गया।
तो ये 4 मार्कर्स भिजवा दें टीए साहब, और एक आधा ब्लैक मार्कर अच्छा सा और मुझे ला दें काइंडली। ओके जी। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की निशानी, ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस नामी दो चीज़ें, दो एक ही वक्त में नहीं, मतलब इनमें से कोई एक चीज़, यानी ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज अलाउंस मौजूद होगा। तो उसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन क्या है, बोलो, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। और इस ट्रांजैक्शन में जो हमने कल किया था वो करेंगे, अलग अलग एडिशन डिस्पोजल नहीं, बल्कि न्यू का एडिशन और ओल्ड का डिस्पोजल रिकॉर्डेड इन आ कंबाइंड सिंगल, या जिसको आप कह सकते हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री। ठीक है, इसको नोट कर लें, कहीं जिंदगी में इंशाल्लाह काम आ ही जाएगा, पास पेपर करते हुए या फ्यूचर पेपर करते हुए कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। लिख लें जल्दी से, एक्सचेंज वर्सेस रिप्लेस। ये ऐसी तरह बातों में बात आ गई थी, वापस फिर आए एक्सचेंज पे जल्दी से। जो मार्कर मुझे मिला था, इत्तला दी जाती है, वो भी सही नहीं था। अच्छा, 2 मंगवाओ। सही है, बारीक सा फर्क है, पेपर में परेशान ना हो इसलिए भी बता दिया। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट है जो टीए साहब ने लिख लिया अपनी कॉपी के ऊपर, टीए साहब ने लिख लिया ये कॉन्सेप्ट, हमने फ़र्क देखा एक्सचेंज वर्सेस रिप्लेस का। वैसे तो हैंडआउट के ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए थे, तो उनमें वो 2-3 जो बातें करनी है उनमें ये एक ऐड हो गई, ये मैंने लिखी नहीं थी, प्लान करके नहीं आया था। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं, वापस आए एक्सचेंज की तरफ। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन थी, नोट कर लिया सबने? भाई वो उधर रखें, नोट उधर हो रहा है, उधर रखें, वो उधर कोने पे नहीं, वो पड़ा रहे फिर भी उधर ही, जब तक मैं अगली बात ना करूं। मैनू देख के की करना है उन्होंने। आइए, कहाँ रह गए थे आप? ये सारे मार्कर्स आप ले जाइए। एक ब्लैक मार्कर ले गया यार, एक और ले आओ, इसने खत्म हो जाना है, मैंने बहुत पढ़ाना है बच्चों को। ओके जी, वापस आए आप। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो गया नोट? ओके, अब अपनी ट्रांजैक्शन पढ़ें, क्वेश्चन ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर कासिम ओन्स अ मोबाइल नोकिया 3310 विच ही परचेज्ड ऑन एक, हाँ फंस रहे हैं, इससे मजे का मोबाइल नहीं देखा हमने, कुछ भी कर लें इससे, कील शील निकल आए घर में, टोकना पड़ जाए, लड़ाई हो जाए, इस्तेमाल करें जी। तो इट वाज अ मल्टीपर्पज, वाइब्रेशन में भी वहां पे पड़े हुए आवाज आती थी उस चीज के, कॉल आ रही है, इतना जबरदस्त मोबाइल था। एनीवेज, अभी भी है, लेकिन अब तो उन्होंने ऐसे नया कर दिया ना, ये पुराने वाले 3310 की बात उस वक्त नहीं था। तो मिस्टर कासिम ओन्स अ नोकिया 3310 विच ही परचेज्ड ऑन 1/4/12 फॉर 3000 ऑन 1/1/14, यानी कि अभी से हिसाब लगा लेना, 1/4/12 से 31 दिसंबर 12 तक 9 महीने बनते हैं, 9 महीने बनते हैं जी, और फिर 31 दिसंबर 13 तक, तो 1 साल 9 महीने गुजरे थे, 1 साल 9 महीने गुजरे थे कि ही वेंट टू हफीज सेंटर वेयर ही सॉ अ सैमसंग गैलेक्सी। He said, "Oh, what a beautiful mobile it is." लिखा हुआ है। ये जब पहली बार बच्चों को पढ़ाया था तो डिक्टेट करवाई थी, तो फिर उसी को लिख लिया था, तो उस वक्त ऐसे ही बात की थी मैंने, तो वो वही लिख दी। ठीक है, तो ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज, इंसान बनो। ठीक है, और क्या हुआ, जब उसने वो ब्यूटीफुल मोबाइल देखा तो उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ था 50,000। It bore a price label of 50,000. He immediately decided to replace the old sick mobile, बीमार को कहते हैं, ठीक है। He immediately decided to replace the old sick mobile with the new one. अब
गया दुकानदार के पास, मुझे वो गैलेक्सी चाहिए 50,000 वाला। ने कहा ये लो 50,000 का है ना, हाँ ठीक है, ये 3310 रखो, जो थोड़े बहुत बनते हैं ऊपर वो बता दो, जो तुमने देने हैं। दुकानदार ने उसका मुंह देखा, दुकान ने कहा यार जाओ काम करो। ने कहा यार टेंशन लो, मजाक कर रहा था, ऐसे ही हंस रहा था। बहरहाल मुझे ये मोबाइल चाहिए, और जाहिर सी बात है जब ये मोबाइल मैं रख लूँगा तो मुझे ये पुराने वाले मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप रख लेना। उन्होंने कहा हाँ सिक्योरिटी गार्ड भी रखने का सोच रहा हूँ, चलो ठीक है दे देना मुझे, ठीक है। अब वैसे ही ज़रा बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे ही जो इसने 1/4/12 को ख़रीदा था वो कितने का था? 3,000 का, ठीक है। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन है, 1 मिनट में निकल सकती है, ठीक है। 10% डेप्रिसिएशन रेट उसने बताया हुआ है। सवाल के एंड पे देखो ज़रा, सवाल आपने किया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, तो ईयर एंड कहीं लिखा नहीं हुआ, ईयर एंड की ज़रूरत नहीं थी, एक ही ट्रांजैक्शन थी, तो आपने टोटल मंथ्स गिन लेने थे। नहीं तो कहीं पे लिख लो ईयर एंड इज 31 दिसंबर, ईयर एंड 31 दिसंबर लिख लो ताकि आपकी तकलीफ दूर हो जाए। ओके, अब अगली बात यह है कि जिन बेंचेस पे 6 बच्चे बैठे हैं वो 7वें की जगह बना लें, और ये फिर मुझे कहना पड़ा, और एंड पे आपके संडे इसकी वजह से ऑन होने हैं। ये बात क्यों? हर क्लास के अंदर 5 मिनट मेरे इस पे दिमाग घूम जाता है, मैं बोलता रहता हूँ, और हर रोज़ 150 लेक्चर अगर आपको मैंने पढ़ाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट्स कर लो, कितना हिसाब बनता है, निकालो फिर ये क्लास है। तो तुम लोग ना गैरत करना कि रोज़ 7वें की जगह छोड़ दें। ओके, संडे का ड्रावा दे के उम्मीद है सीट खाली कर दिया करेंगे, ठीक है। 9 बैठे हैं, अच्छा जी, 2 3 4 5 6, 6 हैं, 7 हो जाए, आप आगे आ जाए, वो रो खाली कर दें आज, बाकी सब अपनी जगह बैठ रहेंगे, आखिरी रो वाले उठ के इस रो में आएंगे। ओके, वो वहां से भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे उठ के आगे आ जाएं, जल्दी करें। ओके जी, हमने 1/4/12 को ये एसेट खरीदा था, ठीक है। मिसाल के तौर पे ईयर एंड 31 दिसंबर हमने 12 अज्यूम कर लिया, तो डेप्रीसिएशन 3,000 का 10% कितनी बनी? अच्छा 9/12 भी कर लें जी, 200। अभी भी हमने बेचा नहीं, ठीक है, वो जितनी भी होगी बुक वैल्यू, उसके बाद फिर डेप्रीसिएशन की हमने। WDV जो भी है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन है 31 दिसंबर 13 आया, उसके अगले दिन बिक रहा है, तो 1 जनवरी 14 समझ लेंगे 31 दिसंबर 13 ही है, ठीक है। डेप्रीसिएशन मुझे नहीं ज़रूरत WDV की, जान के नहीं लिखा इसीलिए, तो शॉर्टकट से निकालेंगे आप सवाल में। तो बहरहाल मैं तो वैसे ही शुरू हो गया, ये बात निकालने की थी नहीं, ऐसे चलें। 300 और बुक वैल्यू कितनी है बता दो। अब डायरेक्ट भी बता सकते हो, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, 2475। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी कैसे निकल आई, तो ये WDV भी लिख ही दो। ये सिर्फ ये दिखाना था, याद कराना था कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, और आपको पहले दिन बताया था ये कोई WDV के फॉर्मेट नहीं है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, ये तो जस्ट कैलकुलेशन है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला तो ये पड़ा है, ठीक है। हर साल कॉस्ट पे रेट लग रहा है तो स्ट्रेट लाइन जी 2775 और ये 2475। हमारे हिसाब से, हमारे दिमागों में ये एसेट कितने का था? 2475 का। ये एसेट कितने का था? 2475 का। हम दुकानदार के पास गए बड़े जोम से, हमने कहा ठीक है वो 50,000 वाला एसेट हमें दे दो, ठीक है, और हमारा एसेट आप रख लो। अब उसने नहीं पूछना, मैंने आपको बताया था, उसने नहीं पूछना ये 3310 खरीदया कदों सी, कितने दा खरीदया सी, नहीं, उसको इससे क्या लेना देना। वो यूं करके उल्टे पलटेगा और मोबाइल को देखे गएगा, मेरे हिसाब से इसकी कीमत इतनी है, और इस मेरे हिसाब से उसकी कीमत इतनी है कि लफ्ज को हमने क्या नाम दिया था, इस जुमले को हमने क्या कहा था? ट्रेड इन अलाउंस। उसने आगे लिखा हुआ क्या कहते हैं, क्या कहता है? द वैल्यू असाइंड बाय द शॉपकीपर टू आर
ओल्ड मोबाइल वॉज 1200 ओनली। तो 1200 को अंडरलाइन करके लिख लें, ये क्या है, ट्रेड इन अलाउंस। डेफिनेशन कल लिखवा चुका हूं, इसलिए आज वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अगली लाइन पर्चे में नहीं दी हो, छोड़ें, आपने खुद ही निकाल के दिया था कैश पेड कल मुझे, जिससे मैंने फॉर्मूला डिवाइस किया था कि कैश पेड बताओ कितना होगा, कैश पेड बताओ कितना होगा, बोलो बोलो। नया ऐसे भाई को अकाउंटिंग थोड़ा ही है, नया मोबाइल खरीदने गए हो 50,000 का, पुराना वो रख रहा है 1200 में, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, 48,800। तो कैश पेड की फिगर आपने खुद निकाली थी, इस सवाल पहला था, इसमें उसने गिवन की हुई थी, क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंटली ही पेड ₹48,800 फॉर द न्यू मोबाइल, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन हम कर चुके थे। मैंने बहरहाल आपको दो फॉर्मूलाज भी लिखवाए थे, बड़े काम के थे। एक क्या था, कैश पेड होती है, कैसे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक हेडर भी लगवाया था आपसे। वो हेडर क्या था, मैंने कहा था अगर सवाल के अंदर कैश पेड ना हो, वो भी जनरल एंट्री में आता है, या कॉस्ट ऑफ न्यू ना हो, वो भी जनरल एंट्री में आता है, बाकी दो चीजें हो तो हम कैलकुलेट कर सकेंगे, काम आएगा ये आने वाले दिनों में। ठीक है, और एक और फॉर्मूला वो वैसे ही बता दिया था, मैंने कहा था बुक वैल्यू को कंपेयर करो सेल प्रोसीड से, तो उसी वक्त गेन लॉस निकल सकता है, वो भी लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है, वो शायद ही कभी इस्तेमाल हो, पर चलो पता तो होना चाहिए। जैसे अभी हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से ये एसेट कितने का था हमारा, 2475 का, दुकानदार ने इसकी कितनी कीमत लगाई, तो हमें नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, 1275 का नुकसान हो रहा है। और ठीक है ना, अब हमारी 2400 वाली चीज दुकानदार 1200 में रखे तो 1200 का नुकसान है, बात समझ रहे हो ना। बहरहाल ये सारी बातें तो ऐसे थ्योरेटिकल थी, ये वर्किंग भी आप इतनी डिटेल से नहीं करते, मैं लिख कर जान के काट रहा हूं कि आपको कहीं इसकी आदत ना पड़ जाए। स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को शॉर्टकट से कैलकुलेट किया करते हैं। ठीक है, ओके, अब एक आदत बना ले पक्की पक्की, जनरल एंट्री पहले लिख लिया करें, सिर्फ गेन लॉस की जगह खाली छोड़ दिया करें, गेन होगा तो गेन की तरफ, लॉस होगा तो लॉस की तरफ, बाकी स्टेप्स तो कभी भी नहीं बदलने वाले। सिंपल एसेट अकाउंट, दरवाजा खोल दो भाई एंड वालों, सिंपल डिस्काउंट है तो एसेट अकाउंट ने क्रेडिट होना है कॉस्ट से, एक्यूमुलेशन अकाउंट ने डेबिट होना है उसकी एक्यूमुलेशन से, कैश ने डेबिट होना ही होना है, बैलेंसिंग फिगर की जगह छोड़ दो, डेबिट आई तो डेबिट लिख देंगे, क्रेडिट तो क्रेडिट। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, पुराने एसेट ने बिकना है, बोलो एसेट अकाउंट ने क्रेडिट तो होना ही होना है ओल्ड की कॉस्ट से, और एक्यूमुलेशन ने डेबिट होना ही होना है उसकी डेप्रिसिएशन से, नए एसेट ने डेबिट होना ही होना, नए एसेट की कॉस्ट ने डेबिट होना ही होना है एसेट के अकाउंट में, और कैश ने देख लेना नॉर्मली 99.99% केसेस में पे ही होना है, और बैलेंसिंग फिगर की जगह छोड़ दोगे। तो एक आदत पक्की कर लो, जनरल एंट्री पहले अंग्रेजी लिख लिया करो, वो लिख लोगे, उसके बाद फिगर्स हैं वो आप निकाल ही लोगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो मैं स्टेप्स को दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, जरा इधर देखिएगा सब। स्टेप 1, पुराने को बेचो ना, पहले पुराने को बेचने से बात शुरू करते हैं, जैसे पढ़ा हुआ था। बोले जनरल एंट्री लिखवाई थी कल मैंने आपको ये जनरल एंट्री लिखवाई थी, आज सवाल पे अप्लाई कर रहे हैं ये क्वेश्चन 1 के ऊपर जी। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद, अब एसेट का नाम दिया हो तो नाम लिख दो, नहीं तो एसेट लिख देते। तो मोबाइल्स का एक अकाउंट था हमारे पास, मोबाइल्स पड़े थे जिनमें, उसमें से हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, पता नहीं कितने से, एक एक करके फिगर आती जाएगी। मैंने कहा पहले सिर्फ अंग्रेजी लिखनी है। ये एसेट अकाउंट, कौन से एसेट की कॉस्ट निकल रही है, पुराने की कॉस्ट लिख लो, ओल्ड कॉस्ट। वैसे ओल्ड कॉस्ट मतलब पुरानी कॉस्ट नहीं है, मतलब पुराने की कॉस्ट है, बस मैंने शॉर्टकट करके आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, पुराना बिक रहा है उसकी कॉस्ट से क्रेडिट। स्टेप 2, वी विल डेबिट द, तरतीब से ही चले, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड एसेट। भाई न्यू की तो हो ही नहीं सकती, वो तो ओल्ड की होती है, और इसके लिए हम वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह शॉर्टकट वाली, ये नहीं करनी डिटेल वाली, स्ट्रेट लाइन है ना, वक्त बचाएंगे। स्टेप्स बता रहा हूं सवाल करने के। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, वो नॉर्मली क्या, नॉर्मली जोड़ो, पे हो रहा है, नजर आ रहा है पे हो रहा है, तो कैश का पे होना क्रेडिट होगा, पता नहीं कितने से, देख लेंगे इंशाल्लाह, फिगर्स विल कम।
अब स्टेप 4 वैसे हमारा होता था बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस वाली, लेकिन एक्सचेंज आ गया तो एडिशनल चीज क्या पड़ी थी, नए एसेट की कॉस्ट नए एसेट अकाउंट में ऐड भी तो होना है, तो हमने यहां पर लिख लिया था एसेट अकाउंट डेबिट, चलो मोबाइल अकाउंट डेबिट, और ये किससे डेबिट हो रहे हैं, न्यू की कॉस्ट। ले जी, ये आपके 3 स्टेप्स तो वही पुराने थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। चौथा लिखने से पहले आपने एक्सचेंज में एक एडिशनल स्टेप ऐड कर लिया, ये एडिशनल स्टेप है, ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में आया करेगा, अलग डिस्पोजल नहीं करना, अलग एडिशन नहीं करना, एज अ होल ये एक ही ट्रांजैक्शन है मुकम्मल। ओके, तो बैलेंसिंग फिगर जिस तरफ भी पड़ गई, अगर वो गेन हुआ इधर लिख लेंगे, यहां से शुरू कर देंगे, अगर वो लॉस हुआ डेबिट साइड पे लिख देंगे और यहां पे लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। हालांकि आपको पता है लॉस है, लेकिन अभी नहीं, अब तो मैं वो तरतीब बता रहा हूं जो सवाल में हमने फॉलो किया करनी है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ना लिखना, अंग्रेजी पहले लिखनी है, याद रहेगा, इससे बहुत फायदा होगा और बहुत मुश्किल सवाल भी आसानी से हल हो जाया करेंगे। आपने पहले क्या कर लेना है, जर्नल एंट्री को लिख लेना। ओके, शुरू करें आप सवाल, चलें फिगर्स बताते जाएं ढूंढ ढूंढ के। नए की कॉस्ट पता नहीं, पता है, अच्छा, और पुराने की कॉस्ट, चलो तरतीब से चलते हैं। पुराने की कॉस्ट कितनी है, 3000 का हमने खरीदा था। ओके, पुराने की एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कितनी है भाई, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने नहीं यहां पे निकाल, वो वाला काम जो शॉर्टकट से किया करते हैं वो जरा दोबारा कर रहा हूं ताकि स्टेप्स आपके सामने रहे। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, डेट ऑफ परचेज है इसकी 1/4/12, डेट ऑफ सेल है इसकी 31/12/13 कह लो, यकम जनवरी 14 कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं जरा इधर 13 लिख देता हूँ, जरा आसानी हो जाएगी गिनती में। ईयर एंड अज्यूम किया था हमने तो 9/12, फिर 1 साल और फिर बस 1.75 ईयर्स। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए 1 साल की डेप्रिसिएशन 3000 इंटू 10%, ये आ जाएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, इंटू ये सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन आ गई जी 525, नजर भी आ रही थी यहाँ। बहरहाल वो काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको फिर ये ना हो आदत पड़ जाए, हमने ये शॉर्टकट से ही किया करना है। बहरहाल जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने निकाली 525, ठीक है जी। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। सवाल में गिवन था, कभी ना हो तो निकालना आता है हमें, कितना जी 48,800। अब स्टेप 4 से पहले एक्सचेंज का स्टेप 4 आ गया, एडिशन है ये हमारे ओल्ड स्टेप्स में, तो वो ओरिजिनल वाले स्टेप्स को ही लिख के रखना है, दोबारा लिखे ही नहीं हमने, उसी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर ली, ठीक है जी। बोले कितनी है कॉस्ट नए एसेट की, स्टेप 4 एसेट अकाउंट में नए एसेट की कॉस्ट आ जाएगी, बोलो 50,000। ओके, अब बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस, तो किस तरफ बैलेंसिंग फिगर गिर रही है, डेबिट साइड पे कितनी, वो तो पहले ही हमें पता था वैसे तो, लेकिन पेपर में हम पहले ही पता नहीं सोचा करेंगे, ठीक है ना। अब तरतीब पेपर वाली, ये तो कॉन्सेप्ट था देते हुए तफसील से एक एक चीज समझाई। तो डेबिट मतलब बैलेंस फिगर ने जाना कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और आपको पता है अब तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा क्या डेबिट हुआ करते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, तो ये क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल। कितने बच्चों ने ये एंट्री बिल्कुल ऐसे ही कर ली थी, कितनों की ये एंट्री सही नहीं हुई थी, अब समझ आ गई है। चलें, समझ आ गई है तो अगला सवाल कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, चलें बाकी सबको 2 मिनट दिए जाते हैं ये एंट्री करने के। ये स्टेप्स लिखने कोई नहीं है, बस एक बार स्टेप्स लिख के याद किए हुए हैं, आगे बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाएंगे उसी को चेंज कर लेंगे, बस एक बार वाले स्टेप्स ही हमने याद रखने हैं सारी ज़िंदगी, बाकी चीज़ें उसी हिसाब से बना लिया करेंगे। काम चोरी है हमारे अंदर, उस्ताद भी ऐसे ही है, शागिर्द भी ऐसे ही है। कौन लिखे दोबारा स्टेप्स हैं, 1 मिनट अब से शुरू होता है, जल्दी करें, कर लेंगे एंट्री इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2,
ये था हमारा क्वेश्चन लेक्चर 9 क्लास असाइनमेंट 1, लेक्चर 9 CA1। अब आप कर रहे हैं लेक्चर 9 CA2, फिर हम मिलकर करेंगे लेक्चर 9 CA3, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट्स को कोशिश करेंगे पकड़ने की। मज़े मज़े की कुछ बातें हैं आगे। जी, सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने? अंग्रेजी लिखनी है, सबसे पहले अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है? यानी जर्नल एंट्री लिख लेनी है। अब जर्नल एंट्री में वो एक आधी फिगर ही गलत हो सकती है, बाकी जर्नल एंट्री में ज़्यादा चीज़ें तो आपकी आगे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे और आसान भी बहुत हो जाता है। बस फिर सवाल पढ़ते जाना है, फिगर्स ढूंढते जाना है, मिलेंगे इंशाल्लाह। कोई भी अज्यूम कर लें जी, कोई भी अज्यूम कर लें। महीने टोटल गिन लेने, क्या हो गया? सवाल किया हो ये वाला है? रफ है, रफ भी ऐसे ही है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है ना। कुछ चेक करना है। कितने बच्चों ने कर लिया एंट्री? पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा दिया, इतने टाइम का तो काम ही नहीं था। अच्छा चलें, जो भी हुआ बस ठीक है, छोड़ें उसको, मिट्टी डालें, मिलके करते हैं, चलें छोड़ें बस। मिट्टी कॉमेडी इधर आ जाए बस अब। और ठीक है, सब बिल्कुल सही, बेहतरीन, सब कुछ आता है आपको, जबरदस्त। बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, वरना BRS वाला सवाल आ जाएगा। जिसको BRS वाला नहीं समझेंगे आप, क्या ख्याल है? आपके तो टेस्ट भी वापस हो गए हैं ना? हाँ हो गए। चले जी, बस बेटा प्लीज सबकी तवज्जो इधर चाहिए अब मुझे, सबकी तवज्जो। सबसे पहले मैंने आपको कहा जर्नल एंट्री लिख लिया करें, नहीं होगी गलती फिर इंशाल्लाह। तो स्टेप 1 बोले, पुराने को पहले बेचें। स्टेप 1 बोले, कार्स हैं, व्हीकल अकाउंट कह दूं या कार कहना चाहोगे या एसेट ही कहना चाहोगे? चलो व्हीकल अकाउंट बस लिख लिया अब मैंने। व्हीकल अकाउंट, एसेट अकाउंट क्रेडिट करेंगे ओल्ड की कॉस्ट से, स्टेप 1। स्टेप 2, डेबिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को पुराने एसेट्स की, वो पुरानों की होती है, नए एसेट की कहाँ से आ गई एक्यूमुलेशन? बहरहाल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, और नॉर्मली कैश देख लेना ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन में पे ही हो रहा है, मेरा अपना बनाया हुआ सवाल है। बहरहाल नॉर्मली कैश क्या होता है, मैंने 99.999% इसीलिए कहा हुआ है कि ICAP कभी ऐसे गड़बड़ कर दे तो ये ना होगा आपको, नहीं कैश तो हमेशा पे होना है। एक नज़र देख लेना ध्यान से। वैसे 99.99999% ट्रांजैक्शन में कैश पे ही होता है, क्योंकि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में हम पुराना एसेट अपना बेचकर नया एसेट ले रहे होते हैं, पुराना एसेट नए से बदल रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। बहरहाल कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश, स्टेप 3। स्टेप 4, बैलेंसिंग निकालनी, लगे थे कि याद आया ये ट्रांजैक्शन है एक्सचेंज की, और ये मुकम्मल होगी तब जब नए का आना भी इसी में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो फिर व्हीकली अकाउंट डेबिट कितने से, किससे? न्यू की कॉस्ट से। अब बैलेंसिंग फिगर एंड पे जहां गिरेगी वहां फेंक देंगे, ओके ठीक है। अब 1 बाय 1 फिगर्स को ढूंढना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन 1/4/12, ऑन 1/4/12 we exchanged 2 old cars with a new one. We exchanged 2
ओल्ड कार्स विद आ न्यू वन, यानी नई कार एक है और पुरानी दो है। ये तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती। एक के साथ एक बदले, ये कैसे हो सकता है भाई? 10 के साथ एक बदलें, 100 के साथ एक बदलें। आप समझे? आपने 10 मोटरसाइकिलें बेच के एक बस खरीद ली, एक्सचेंज तो है, एक्सचेंज तो है, बदला तो किया आपने। आपने 2 पुरानी मेहरान बेचकर एक नई सिटी खरीद ली। बात समझ रहे हैं? तो हो सकता है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में नंबर ऑफ एसिड दोनों साइड पे बराबर ना हो, उससे परेशान ना हो जाना, ठीक है, रिलैक्स। अच्छा, तो बहरहाल जाने वाली गाड़ियां हैं 2, आने वाली गाड़ी है 1। ओके, चलें आगे। कहता है द कॉस्ट ऑफ 1 पुरानी कार, वो पुरानी मोटर, ठीक है, मिर्जा वाली। कितने बच्चों को याद है? मैट्रिक एफएससी भी करके आए आप लोग तो अभी बहरहाल चलें छोड़े। पुरानी मोटर कितने बच्चों को याद है? एक सबक होता था। कैसे नहीं है? आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। ये जानबूझ के ये कहना चाह रहे हैं कि जी हम तो अभी पैदा हुए हैं, कुछ महीना 2 महीने पहले, 4। चुप। अच्छा, आप लोग वहां पश्तो होती है। अच्छा, बकरी और गाड़ी की बजाय बकरी वाला सबक है, वो कह रहा है। अच्छा भैया देखो, द कॉस्ट ऑफ 1 पुरानी कार इज 400। और कितनी पुरानी कारें हैं? तो 400 नहीं, 800 लेना था एक, तो ये ध्यान रखना था। कितने बच्चों ने 400 लिया? 400, माशाल्लाह, 10-12 बचे, गुड, जबरदस्त। ओके, नेक्स्ट, विच दीज वर परचेज्ड 4 years बैक, 1/4/2008, फुल स्टॉप। अगली बात बाद में करते हैं। पुरानी गाड़ियों की कॉस्ट आ गई है मेरे पास 4 लाख, अगर एक की है तो 8 लाख, 2 की कॉस्ट आ गई, ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट, अब इसकी स्टेप 2 में क्यूमुलेटिव एडिशन निकालनी है, ठीक है। तो इधर आओ, वर्किंग वन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल, और यहां पर लिखा डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ परचेज कब है? कितने बेवकूफ हैं आप लोग, अगर आपने ये सब किया। सवाल में लिखा हुआ है 4 years बैक, सवाल में लिखा हुआ है 4। ये सारी बातें जो होती है ना, ये आप रूटीन में कर रहे होते हैं, करते रहा करें। मैं जान के एक बार आपसे करवाता हूं, अगली बार के लिए फिर आपको तैयार करता हूं। पेपर तक जाते जाते इंशाल्लाह सब तैयार हो जाएंगे। ओके, ठीक है। महमूद अयाज एक ही सफ में खड़े होंगे, सबको पता होगा, ध्यान से सवाल पढ़ना है और खुले दिमाग के साथ अकाउंटिंग करनी है, डरना वरना नहीं है। बहरहाल 4 साल का मतलब ये लाइफ टोटल निकली हुई थी, ये करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ब्रैकेट में ही ये काम हो जाना था। चलो अब वर्किंग ओपन कर ली है, तो एक्यूमुलेटेड एडिशन के लिए 1 साल की डेप्रीसिएशन पहले चाहिए। कितनी? ये रेट कितना गिवन था सवाल में? 10%। चुप हो तो स्ट्रेट लाइन बताया हुआ है आपको, अगर नहीं बताया हो तो अब सुन लो, सवाल में अगर खामोश हुआ करे तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया करो। ओके, अच्छा जी, इंटू 4, ये 4 सवाल में गिवन था, ठीक है। 1/4 वो तो लिखा हुआ था, दैट इज 1/4/8। अब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो रही है 1/4/12 पे, 1/4/8 से 1/4/12 तक कितने साल गुजर चुके थे? 4, तो गिवन था, ये एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं थी। बताएं जी, 3,20,000। तो स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट with accumulated option of disposal from date of purchase till date of sale। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद कहते हैं द ट्रेड इन अलाउंस, ब्रैकेट में दूसरा नाम भी लिखा आपके लिए, एक्सचेंज अलाउंस, इज ₹1,80,000 पर कार। ये प्रोटेक्टर नहीं है उर्दू में जिसका नाम प्रकार। अच्छा, एक कार का ट्रेड इन अलाउंस 180 है, तो 2 कारों का 360, तो 360 आप इधर आके लिख देंगे। अच्छा, इधर लिख देंगे ना, इधर। अच्छा चलो, पता नहीं अब फिर क्या हो गया, पता नहीं ये क्या ट्रेड इन अलाउंस हो, ये जनरल एंट्री में आता ही नहीं है। कल बताया था वैसे, ट्रेड इन अलाउंस हमारी जनरल एंट्री में नहीं बताया था, तो आप सुन लो, ट्रेड इन अलाउंस की कोई जगह, कोई स्थान नहीं है,
हाँ समझते हैं, जगह कोई कहते हैं ना, ट्रेड एंड अलाउंस की कोई जगह नहीं है जर्नल एंट्री में, ठीक है। गलती से भी कभी यहां पे ना लेके आना, ये भी लड़ाई कर रहा है, ये भी लड़ाई कर रहा है, तो रुक जाओ, आगे आप कहीं से चलो देखते हैं, आगे बढ़ो। आगे कहते हैं, आगे कहते हैं द कॉस्ट ऑफ नवी कार इज 12 लाख। लो जी, इसने कहा इधर मत लिखो, यहां तो 12 लाख आना है। हमने कहा अच्छा यार नाराज क्यों होते हो, तो कैश में लिख देते हैं फिर। अब देखो ये काम आपको कल जबानी बताया था, तैयार अब कर रहा हूं, वैसे तो इसीलिए होमवर्क दिया था कि जरा चलो थोड़ा सा रमा होके आएंगे, ठीक है, मेरा कम टाइम लगे और मैं ज्यादा चीजें समझाऊं, बेसिक के ऊपर आप खुद मौजूद हो। मैंने आपको कहा था जर्नल एंट्री में ट्रेड एंड अलाउंस की जगह तो कोई नहीं है, लेकिन अगर ये मिसिंग कर दें तो प्रॉफिट एंड लॉस वैसे बैलेंसिंग निकलना था, ये वैसे मिसिंग है, जर्नल एंट्री तो पूरी नहीं हो सक रही। तो सवाल में ट्रेड एंड अलाउंस दे दे तो फौरन ठटक जाना, हो सकता है उसने कभी कॉस्ट ऑफ न्यू मिस कर दी हो, कभी ट्रेड इन ये कैश पेड मिस कर दिया हो, तो आप रीअरेंज कर सकते हैं। देखो ना, अगर कॉस्ट ऑफ न्यू आज गिवन है तो इसमें से माइनस ट्रेड एंड अलाउंस करो तो कैश पेड आ रहा है। कल को कभी सवाल के अंदर, टेस्ट के अंदर वो क्या करे, वो कॉस्ट ऑफ न्यू मिसिंग कर दे, कैश पेड और ट्रेड एंड अलाउंस दे दे, तो आप इसी को रीअरेंज करके वो निकाल लेना, और सही है ना। पर फिलहाल तो आपको कॉस्ट ऑफ न्यू की कोई लोड नहीं थी, आपको कैश निकालने की लोड थी। लोड समझते हैं? अच्छा जी, कैश इट मीन्स नीड, ओके, कैश लोड का मतलब जरूरत, ओके। कॉस्ट ऑफ न्यू 12 लाख, ट्रेड इन अलाउंस 1,80,000, ना ले लेना, यही कह रहा हूं, वो एक का है, दोनों का, ठीक है, एज अ होल एक ट्रांजैक्शन है जी। बताएं 8 लाख, हाँ जी 8,40,000। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह लॉस पे लॉस, अभी तक गेन आने ही नहीं दिया किसी ट्रांजैक्शन में मैंने, ताकि ये पक्का हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस जब डेबिट होता है तो लॉस, जब डेबिट होता है तो लॉस, फिर किसी दिन क्रेडिट आ जाएगा तो आप फौरन कहेंगे ओह वो देखो गेन, ये करना है आपने उस दिन, ठीक है। 12 1,20,000 बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड, अब देखो बैलेंसिंग फिगर डेबिट हो रही है, मतलब ये क्या है, लॉस। कितने बच्चों की एंट्री बिल्कुल सही थी? 20-25। चलें, कितने बच्चे ऐसे जिनको अभी भी समझ नहीं आई? बता दें, तुम खड़े हो जाओ ना जरा, ये फनकारियां फिर किसी का हाथ लगाना। अच्छा नहीं नहीं तुम नहीं यार, तुम ना खड़े हो ना, तुम बैठे हुए भी खड़े बेटर हो तुम। हाँ हम मैं बताता हूँ, जैकेट सेट कराता हूँ ना, खड़े हो जाओ ना जरा, तुम फनकारियां खड़े हो, खड़े हो जल्दी। ये बच्चा पता है क्या कर रहा था, मैंने कहा किसी को समझ ना आई हो, बैठ जाओ। इतनी मुश्किल से चिश्ती को थोड़ा सेट किया, अब और नहीं होना सेट। सभी बहुत अच्छे हैं यार, जैसे हाजी साहब भी देख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए आप। यहां तक कोई मसला नहीं है तो नोट तो नहीं कर रहे? करें करें करें, नोट करें, नोट। भाई एक ना मुझे पिछले दिन वाला लेक्चर नोट दे दिया करो, मैं रोज ही घुमा देता हूँ। देख भी हो मैं लमक लमक के सवाल पढ़ रहा होता हूँ। जल्दी से कर लेते हैं ये तीसरा क्वेश्चन, ताकि फिर मैं आपको नई नई चीजें सिखा सकूं। कुल्लुहुम मिटा दो। अब डिस्पोजल अकाउंट बना के सिखाऊंगा ना इनको, जनरल एंट्री डिस्पोजल अकाउंट दोनों जब हो सकते हैं तो अब डिस्पोजल अकाउंट बना। होमवर्क तो नहीं लिखा हुआ मैंने, वो टोटल लिखा रहे, बाकी सब मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना शुरू करें, परेशान ना हुआ करें।
कि लेक्चर 9, 10 वाले दिन कर रहे होते हैं और 10 जो है 11 पे चला जाता है, उसको छोड़ें आप, वो आपका कंसर्न नहीं है, बस काम करते रहा करें। मिटा दो सब कुछ, मिटा दो का मतलब सब कुछ मिटा दो। अच्छा जी, बातें बंद। अभी हमने एक्सचेंज तो सीख लिया, होगी ना बातें, हो गए फ्रेश अप, चुप करो। अभी हमने एक्सचेंज तो सीख लिया, अब इस एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन को एक फुल फ्लैश सवाल के अंदर ट्रीट करना भी सीख लें, ठीक है ना। अकाउंट्स बने, उसी तरह से डेप्शन कैलकुलेट हो, डिस्पोजल अकाउंट में से वाकई निकल रहा हो, सिर्फ जनरल एंट्री करके तो हमने एक्सचेंज को सीख लिया है, ठीक है। अब इसको अगले 10 मिनट में हम इस सवाल, सिंपल से सवाल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके भी देखते हैं, ठीक है। फॉलोइंग लेजर बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 15, ईयर एंड है 31 दिसंबर 15, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन से बैलेंसेज हैं? ओपनिंग। रिक्वायरमेंट है हमारे पास, एसेट अकाउंट बनाओ, एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाओ, डिस्पोजल अकाउंट्स बनाओ। अच्छा अकाउंट्स क्या, बस ठीक है, अकाउंट एक ही है। अलॉन्ग विद जनरल एंट्री, ये अलॉन्ग विद जनरल एंट्री को एनसर्कल करके लिखे, होमवर्क है। अब मैंने जनरल एंट्रीज करवाई है ना, अब मैं नया काम डिस्पोजल अकाउंट बनाना सिखा दूंगा। जनरल एंट्री तो आप 1 मिनट में कर लेंगे, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज की, ठीक है ना, कर लेंगे ना। नहीं कर लेंगे तो फिर अल्लाह ही आपका हाफिज़। एसेट अकाउंट उसने मांगा है, हम बनाएंगे इंशाल्लाह, 1 साल का ही है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट उसने मांगा है, बनाएंगे हम इंशाल्लाह। पर्चे में जो कुछ देगा हम सब कुछ करके आएंगे इंशाल्लाह, हम कुछ भी नहीं छोड़ के आएंगे इंशाल्लाह। अगली बार अगला पर्चा देंगे, ये दोबारा नहीं देंगे इंशाल्लाह। फॉलोइंग लेजर बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन 1/1/11, बातें बंद कर दो। 1/1/15 सॉरी, ब्रॉड डाउन 2 लाख, ये 2 लाख लिखा हुआ। अच्छा उसके बाद 1 जनवरी 15, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ओपनिंग कितना है? 80 या 80 जो भी है, 1000 है, ठीक है जी। नंबर 1 एडजस्टमेंट फॉर एडमिशन, थक गया मैं असल में। हाँ तो तुम लोग बोल दो अगर तो मैं रेस्ट कर लूं। पढ़ो कोई एक बच्चा, क्या लिखा हुआ है? ऐसे नहीं पढ़ना, हो गया मेरा रेस्ट। ओके एक बच्चा पढ़ दे, तुम पढ़ दो, बस एक बच्चा जी। 1/1/3/15 पे एक एडिशन हुआ, कितना? 10,000। एंट्री बोलो। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1/3/15 भाई साहब ने बोला, सही है। नेक्स्ट 50,000 which was purchased on 1/7/2013 is exchanged with the new asset costing rupees 90,000। रुक जाओ, एक्सचेंज हुआ। सुनाई नहीं दे रहा तो बेटा दिखाई तो दे रहा है, एडजस्टमेंट पढ़ लो, आपके सामने सफा मौजूद है। फजूल बात मत किया करो, टाइम वेस्ट होता है। एन ओल्ड एसेट कॉस्टिंग 50 विच वॉज परचेज कुछ साल पहले वॉज एक्सचेंज्ड विद आ न्यू एसेट कॉस्टिंग 90। जो पुराना है उसको हमने खरीदा था 50 का 13 में, जो नया है उसको हमने अब खरीदना है 90 का। द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन 30 सितंबर 15, हमारा साल 15 का है, उसमें 30 सितंबर 15 को ये ट्रांजैक्शन हुई है। ट्रेड एंड अलाउंस इज 30,000, रेट ऑफ डेप्शन इज 10% जी। डिस्पोजल है, थ्रू एक्सचेंज है, जनरल एंट्री आपको आती है, मैं आपको डिस्पोजल का अकाउंट बनाना सिखाता हूं, इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपको पता ही है। स्टेप्स आते हों तो आपके एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर उसकी पोस्टिंग होती है और दूसरा इम्पैक्ट हम डिस्पोजल में रख देते हैं, तो वो कोई इतनी टेक्निकल बात डिस्पोजल में है ही नहीं। बहरहाल
डिस्पोजल अकाउंट बनाना तो एक काम है ही, तो अब 2 दफ़ा जर्नल एंट्री कर ली है, इसकी जर्नल एंट्री आप घर पे करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट मुझसे समझ लें। ओके, अच्छा जी, स्टेप 1 बोलें जी, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ पुराना एसेट। ठीक है, अब पुराने एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 50,000। हमने एसेट अकाउंट को 50,000 से क्रेडिट किया, डेबिट किसे करेंगे? डिस्पोजल अकाउंट 50,000। हाँ, डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, जनरल एंट्री कर लेते तो डिस्पोजल अकाउंट ना बनाते। बहरहाल यहाँ पे आपने क्या लिखा? डिस्पोजल। यहाँ पे क्या लिखा? एसेट। ठीक है, स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, और इसको यहां से निकाल कर फेंका कहां करते हैं? डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग परफॉर्म करना पड़ती है। ठीक है, तो वो वर्किंग परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पर। गौर से देखते रहें ताकि बात समझ आ जाए, नोट करने में तो 1 मिनट ही लगता है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकालनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तक करते आए ये काम। डेट ऑफ परचेज बताइएगा, 1/7/13। डेट ऑफ सेल है 30/9/15। अब मैंने वो DOP DOS लिखना भी छोड़ दिया, वक्त कम से कम। आने वाले दिनों में बस सवाल के ऊपर ही निशान लगा के गिनती डायरेक्ट लिख लिया करेंगे, देखेंगे वो जितना कम कर सकें हम काम को, सीखते हुए तो मुकम्मल ही सीखना है। ओके, अच्छा जी, अब ईयर एंड, अब क्या करेंगे? ईयर एंड को जहन में लाएंगे। क्या है? 31 दिसंबर। रूल हर दफ़ा एक तरह ही अप्लाई करना है। ठीक है, बस उसको अप्लाई करने को तेज़ कर लेना है प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, तो 31 दिसंबर जहन में रखते हुए आप आए एडिशन की डेट पर, और आपने इससे पूछा 1 जुलाई 13 पर जो तुम आए हो तो तुम्हारा पहला साल कब एंड होगा? तो तुमने क्या कहा? 31 दिसंबर 13। तो फिर कितने महीने चले हो तुम यहाँ? फिर 31 दिसंबर 14 तक पूरा साल, 31 दिसंबर 15 तक 9/12, टोटल 2.25 ईयर्स। ठीक है जी, उसके बाद हमें तो चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। 1 साल की डेप्शन निकल आए, लाइफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्यूमुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो 1 साल की डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, ना भी लिखा होता, सवाल चुप भी होता तो स्ट्रेट लाइन ही अज्यूम करते। ओके, तो 50,000 इंटू 10%, 1 साल की डेप्रीसिएशन इंटू 2.25 सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन, 11,250। तो स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट विद, क्या मसला है? विद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। तो एक्यूमुलेशन का अकाउंट डेबिट हो गया, डिस्पोजल का अकाउंट क्या कर दोगे? क्रेडिट। यहाँ पे लिख दोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये तो वही 2 स्टेप्स थे, कोई नई चीज अभी तक नहीं आई। ठीक है, स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। वो भी वही स्टेप तो अपनी जगह है, बस जर्नल एंट्री में भी उसको आपने देखा तो उसका रुख बदल गया था, वो डेबिट की वजह क्रेडिट हो गया था, तो यहाँ पे भी रुख बदलेगा। हमने कैश को क्या किया है? पे किया, रिसीव किया है। जब कैश पे किया है तो कैश डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? कैश क्रेडिट होगा, तो यहाँ तो दूसरा इंपैक्ट आना है, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा? कितने से? ओ नहीं गिवन, देखो कैश पेड, तो ध्यान करना है। ठीक है, कैश की फिगर मिसिंग हो जाया करेगी पेपर में, तो वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। 1 मिनट का काम है, वर्किंग 2 डायरेक्ट कर लेते हैं। वर्किंग 2, कैश पेड, कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी है जी? 90,000। ट्रेड इन अलाउंस सवाल में गिवन है, बिल्कुल गिवन है, वो कितना है? 30,000 बेटा, 30 नहीं है जी। तो कॉस्ट कैश पेड कितना आ गया? 60,000। ये तो हमने पहले ही फिगर निकाल ली थी, ये दूसरी रिक्वायर्ड फिगर आई,
तो ध्यान रखना है सवाल करते हुए 60,000 कैश पेड, कैश क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। ये तो वही 3 स्टेप्स तरतीब से चले। तो मसला स्टेप 4 जो ऐड हुआ था वो क्या था, एसेट अकाउंट को डेबिट करो नए आने वाले एसेट की कॉस्ट से। तो एसेट अकाउंट को करो डेबिट, करो डेबिट, कितना 90, ठीक है। इसको डेबिट किया है, क्रेडिट किसको करोगे, हाँ कैश को कर लें, ओल्ड एसेट को कर लें। तो समझ नहीं आ रही, मैंने आपको कहा था एज अ होल ट्रांजैक्शन एक पूरी ही तब होती है जब नए का आना और पुराने का जाना एट द सेम टाइम रिकॉर्ड हो। तो जब पुराने का जाना डिस्पोजल में फेंका गया है तो गेन लॉस निकालना है, तो नए का आना भी वहीं पे फेंकना चाहिए। तो डेबिट किया है एसेट अकाउंट को, क्रेडिट करोगे डिस्पोजल अकाउंट को, और यहां पर लिख दोगे एसेट, यहां पर लिख दोगे डिस्पोजल। अब परेशानी होगी, हैं एसेट अकाउंट से क्रेडिट की तो समझ आती है, डिस्पोजल एसेट अकाउंट में डेबिट डिस्पोजल, तो भाई लिख डिस्पोजल दिया है, परेशान ना होना। ये क्या है, ये न्यू की कॉस्ट है, पर लिखा इसलिए यहां पे कि ये एज अ होल ट्रांजैक्शन में जाएगा तो गेन लॉस सही निकलेगा, ये एडिशन ही है। और ये क्या है, ओल्ड की कॉस्ट है, इसको हमने निकाल दिया एसेट अकाउंट से, इसको रख लिया, ठीक है। लिखना डिस्पोजल ही, लिखना दिल ना माने तो डिस्पोजल लिख के ब्रैकेट में लिख लेना एडिशन इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अपनी तसल्ली के लिए लिखना चाहो तो लिख लो, इसके बारे में आप लिख सकते हो। ये क्या है, ये एडिशन है तो एडिशन पता ही है, नया एसेट आया है, एडिशन आपके अगले जेब में, अब ये सैमसंग गैलेक्सी होगा आधा बार, ठीक है। तो नया एसेट आया है, एसेट डेबिट हुआ है तो एडिशन है, लेकिन ये एडिशन है इन एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो जब एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का हिस्सा है तो डिस्पोजल के गेन लॉस के लिए इसको भी कंसिडर करना है ना, इसलिए मैंने यहां पर डिस्पोजल लिख दिया है। बात समझ आई है, तो एंट्री समझ में आई होती है, बस हमें ना कभी कभी बस उसकी प्रेजेंटेशन की समझ नहीं आती। 30/9/15 ये यकम अक्टूबर से डेप्रिशिएट करेंगे, 30/9 का मतलब यकम अक्टूबर होता है, ओके सही है। अच्छा जी, बस स्टेप 5 बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस। किस तरफ आ रहा है बैलेंस, इस साइड कुछ नहीं होती, मैं कह सकता हूं इस साइड में, मैं यहां पे हाथ लगा लूंगा जी। क्रेडिट साइड पे कितना 87, लो जी क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में गेन आ गया, मुबारक हो। हाँ गेन नहीं आया, गेन नहीं आने दूंगा। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है लॉसेस से, एक्सपेंसेस से, दिस इज लॉस ऑन। अब जब आप इसके आगे और लिखकर घर पे जर्नल एंट्री करेंगे ना, तो आपकी जो वो होमवर्क में जो जर्नल एंट्री है, तो आपकी उस जर्नल एंट्री की जगह जो आपने अभी खाली छोड़ी है उसमें भी लॉस इतना ही आएगा घर पे, ओके। अच्छा जी चले, हो गया सारा काम, बस एक काम रह गया है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लें। तो इसको भी देख लेते हैं। वर्किंग 3 आज बन गई है डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15 बहुत आसान, बहुत आसान। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल था ना, अब पहली लाइन उड़ा दी मैंने, ठीक है। जरा ऑन ओपनिंग आपने लिखना है तो आप लिखेंगे ऑन ओपनिंग। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन में ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल या ओपनिंग WDV ऑफ ऑल, पक्का ना, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स इनटू रेट। मुकीम टेस्ट दिया है आपने, नहीं दिया, बस क्लास से बाहर चले जाओ गिन के। अच्छा जी, हम जाए गिनती भूल गए नहीं, शुरू से करो, शुरू से, ओके जी। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल सवाल से ढूंढेंगे ना, नहीं अकाउंट से ढूंढेंगे। कितनी है, 2 लाख। डिस्पोजल की कॉस्ट बताओ 50,000, रेट बताओ, आंसर बताओ, बस चल, हाँ बोलो 15,000,
ओके बस ना, बस एजाज बस भी क्या करो तुम, क्या तुम्हें हंसी भी अगले दिन आ रही होती है पिछले दिन की जो, उसका भी एक नाम होता है, अकेले में मिलोगे बताऊंगा उसे क्या है। ओके, ऑन एडिशंस जी, एडिशंस हैं मत भूलना। एक 10,000 सादे वाला एडिशन, दूसरा स्पाइसी वाला एडिशन, ठीक है। सादे वाले एडिशन को लिखो 10,000 इंटू 10% इंटू 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 10/12। जनवरी फरवरी नहीं है, यकम मार्च से 31 दिसंबर, बोलो 833। दूसरा, ये भाई साहब जो एडिशन थ्रू एक्सचेंज हुए हैं, जो पुराने के जाने पर पुराने की कुर्बानी देकर नया एसेट खरीदा है, वो किस दिन से आया है? एक 30/9 का मतलब यकम अक्टूबर होता है अकाउंटिंग में, फिलहाल बस यकम अक्टूबर ही रखें आप। तो 10% इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर 225, ठीक है बस, और तो कुछ नहीं। हाँ जी, ये भी कुछ महीने चला है। कितने महीने? कुछ नहीं, 9 महीने चला है ये। तो ऑन डिस्पोजल्स एक ही है, चलो 50,000 10% 30/9 तक 9 महीने। आप ये गौर किया करेंगे, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में अगर पहले से एसेट आ रहा होगा तो पुराने की डेप्रीसिएशन और नए की डेप्रीसिएशन मिलाकर पूरा साल बन जाएगा। सादा सी बात है, पहले से चला आ रहा था पुराना, वो गया, नया आया, तो सारा साल ही एसेट तो यूज़ हुए ही हैं। तो एज अ होल इस ट्रांजैक्शन में 2 एसेट्स इन्वॉल्व होंगे, वो मिलकर 12 महीने डेप्रीशिएट हो रहे होंगे। 3 महीने नए वाला, 9 महीने पुराने वाला। ओके, बता दें 37 आंसर 29 21,833। डेप्रीसिएशन की एंट्री बोलें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 21,833। 31 दिसंबर 15 पर कैरी डाउन बताएं, 2,50,000। ओके, और 31 दिसंबर 15 पर एक्यूमुलेशन का कैरी डाउन बताएं, 90583। करें जी नोट। और नोट करने के लिए 1 मिनट है सर। ऐसे ना कहें ना बेटा, समझ आ गए तो कोशिश तो करें। आप पहले ही कह देते हैं नहीं हो सकता। आईके का पेपर देख कहना है 5 सफ़ों पे 7 सफ़ों नहीं हो सकता, बस पहले ही हथियार बैंक बुज़दिल ना हो। नोट में छापा लगाना है, कोशिश करो, हिम्मत करो, एक नहीं तो 1.5 में तो हो जाएगा। समझ आ रही है तुम्हें? परेशान रू, छोड़ना छूटना कुछ नहीं है, बुज़दिलों की जगह नहीं है। फौजी आदमी हो तुम तो अच्छे भले, मैदान छोड़ के भागोगे? अगली टाइम में अगले पेपर है, वो बाद में हम बात कर लेंगे। तुम अपना काम करो, तुम्हारा अपना आंसर सही नहीं है। ले आप 1 मिनट हो गया, बातें कर रहे थे। हाँ, तुमने समझा ही नहीं है। करो करो, करो। प्रैक्टिस से हो। सारे क्वेश्चन ना तुम वेव्स को किल करते हुए करते हो। टाइम के साथ किया करो, टाइम प्रेशर खुद पे डालो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी आपको मार्क्स मिलते हैं। मैं अब मार्क्स लिखने लग जाऊंगा सवालों के साथ। हैंड आउट दे दो भाई।
एक पैन मैनू ही दे देते बेटा एकदम, ये नहीं, अच्छा ये पुराना है, अच्छा मुझे तो नहीं लगता था कि इन बातों पे इतना टाइम लगेगा, इसलिए आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं जिनको मैंने लिख दिया डिस्कस्ड, तो ये इंशाल्लाह कल तक हो जाएंगे डिस्कस्ड। ओके, बातें नहीं बेटा, ये हैंडआउट्स बांटने में इतना टाइम लगना चाहिए? ये तुम एजाज हर हैंडआउट को जो देख के आगे भेज रहे हो, दूसरे डिफरेंट होने हैं बेटा। जी बोले। रिप्लेस में भी जाना तो एक ही ने है, आने वाले को अलग एडिशन, जाने वाले को डिस्पोजल में। उस डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, डिस्पोजल के अकाउंट में न्यू एसेट की कॉस्ट नहीं आएगी। सिंपल डिस्पोजल एडिशन 10,000 वाला एडिशन को आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा। और सिंपल डिस्पोजल अगर को अलग से हो तो इस सवाल में दोनों नजर आएंगे, इंशाल्लाह समझ भी आएगी। ओके जी, हैंडआउट आपके सामने है, देखें जी, आपके सामने एक क्वेश्चन है, अकमल ब्रदर्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ अकमल ब्रदर। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स pertaining to machines for the year ended 31st December 2017, cost, accumulated depreciation, gain loss on। तो गेन लॉस निकालने के लिए जर्नल एंट्री अब आज आप नहीं कर सकते, वरना 4 नंबरों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ऊपर उसने लिखा है प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इन दोनों सवालों के अंदर, ये दोनों FAR1 के पास पेपर्स हैं। अब FAR1 के पास पेपर्स आपको क्यों दिए? क्योंकि पिछली अटेम्प्ट से पहले तक जो FAR1 में रीवैल्यूएशन से पहले होता था, वो अब आपके पास इंट्रो में है, तो वो टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये क्वेश्चंस बुक में डालना फिर मैं भूल गया इस दफ़ा, तो वो फिर आपको हैंडआउट में दे दिए। इंश्योर तो कर सकते हैं ना हम, कंप्लीटनेस से जैसे भी इंश्योर हो वो कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो अब इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर 2 को तो बिल्कुल ही साइड पे रख देना, ये तो कल मैं खुद आपके साथ आके डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये ऊपर नजर आने वाले तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये एड्रेस होने थे, डिस्कस करके ही ये सवाल हो सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट्स हैं और नीचे इसके जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मौजूद थी। लेकिन अब चूँकि आखिरी 2, 4, 5 मिनट है, तो मैं इसमें सिर्फ पॉइंट 1 कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, कल तो है ही। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, सॉरी 1 नहीं समझाऊंगा, सॉरी 1 तो कल पे है, 1 को तो जाकर जोड़ लें आप क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ये 1 एप्लीकेबल ही किस पे है? क्वेश्चन 1 में भी हल्का सा एप्लीकेशन है इसका, लेकिन वो ज़बानी बताऊंगा। पॉइंट नंबर 3 ज़ुबानी बताऊंगा, सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट सिखाने लगा हूं, अगर 5 मिनट में समझ आ जाए तो अच्छी बात है। होमवर्क के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके साथ खपेंगे, रुलेंगे, सर पीटेंगे अपना, और कल जब आएंगे सवालों से भरे हुए आएंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात होगी तो मैं आधा घंटा लगे, पौना लगे, जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी मैं आगे नहीं चला करता, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अब प्रॉब्लम समझिएगा, लेकिन पहले सवाल की रिक्वायरमेंट आपने देख ली। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? एसेट अकाउंट बनाना है,
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। कैसे पता लगा? उसने लिखा गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, ऊपर लिखा हुआ था फॉलोइंग लेजर्स बनाओ। ठीक है, तो जिस लेजर से गेन लॉस निकले वो डिस्पोजल का लेजर होता है। ओके यार, इंसान बन जाओ तुम लोग। अच्छा, अब 3 अकाउंट्स आप ओपन कर लेंगे घर पे। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है क्योंकि एक्यूमुलेशन अलग पड़ी है, दूसरा एक्यूमुलेशन का अकाउंट, तीसरा डिस्पोजल का अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपके साथ पढ़ता हूं एडजस्टमेंट 4। मशीन्स आर डेप्रीशिएटेड एट 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस। लो जी, मेथड कौन सा है? कोई मसला? अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। द बैलेंसेज ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स एज ऑन यकम जनवरी 17 वर 8,00,000 एंड 333,000 रिस्पेक्टिवली। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। देखें, ये मत समझिएगा कि पेपर में ये आना है, हमने ये पढ़ा नहीं। आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस करके हम पेपर के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो बात पूरी हुई नहीं। इसलिए कॉन्फिडेंस ना लूज कर देना कहीं खामखा में, फजूल में। ठीक है, अभी ये बात करनी, सारी बातें मैंने करनी है बड़ी तफसील से। बहरहाल, पहले सवाल के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। क्लियर? चलिए, ये तो आने वाले दिनों में मैं ओपनिंग भी गायब कर दिया करूंगा। अभी तो बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह फिक्स एसेट में। अभी तो ओपनिंग गिवन है। पॉइंट 1 भी हो गया, पॉइंट 4 भी हो गया, रह गए पॉइंट 2 और 3। जरा ये डिसाइड कर लें पॉइंट 2 और 3 में है क्या क्या। पॉइंट 2 में लिखता है, आ मशीन एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ इतने वाज सोल्ड फॉर इतने, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनकर्ड को तो ब्रैकेट लगा लो ना, ये तो मैं कल ही बताऊंगा। ठीक है, इसके आगे उर्दू में लिख लो, जो ट्रीटमेंट कल प्रूफ कर लूंगा। और आपको भाई कॉन्सेप्ट देकर ही रूल लिखवाता हूं ना, कॉन्सेप्ट उधार है। ठीक है, फिलहाल आप इसको ब्रैकेट लगाकर, जहां पे लिखा है ना कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ब्रैकेट लगाकर लिखें नेट दिस फ्रॉम 34,000। पीछे सेल प्रोसीड आ रही है ना, 34,000 के एसेट बेचा नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, घर पे जब सवाल करना है, इधर देखें, जो एंट्री में आपके कैश डेबिट हो रहा होगा, आपने उसको 34,000 लिखने की बजाय 34 माइनस 5 कितना बना, 29,000 लिख लेना है। बाकी सब वैसे ही है। एक्यूमुलेशन को आप डेबिट करेंगे, एसेट को, ठीक है, आप डिस्पोजल अकाउंट में बना रहे होंगे, 2 डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे ना। ठीक है, एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट होगा, और गेन लॉस जो निकलेगा बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है ना, बस इसका ट्रीटमेंट आपको बता दिया है, इसको प्रूव करूंगा। इसको समझने की भी कोशिश बेशक ना करें जिनको बात समझना है। जिनको समझ आ गई अभी से ही बहुत अच्छी बात है, उनको भी कल बाकियों के साथ समझना पड़ेगा दोबारा। बहरहाल ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 में क्या है हमारे पास? सिंपल डिस्पोजल है। क्या है जी? सिंपल डिस्पोजल है। और पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास क्या है? ऑन यकम जुलाई 17 अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40 ऑन दैट डेट वाज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन। द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ check. The list price of new machine was 130. The old machine had been acquired at a cost of 65,000 on यकम अक्टूबर 15। अच्छा जी, अब ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। अब इसके अंदर अप्लाई होना था हमारा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब वो अप्लाई क्या होना है? मैं आपको 3 सिनेरियोज, इनफैक्ट चौथा भी मैं बनाऊंगा आपके साथ, सिनेरियोज बताऊंगा कि नया एसेट आपने अपनी जर्नल एंट्री के अंदर देखा है। एक्सचेंज की जर्नल एंट्री के अंदर आप देखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट होता है, एसेट न्यू की कॉस्ट से डेबिट होता है, ऐसा ही है। उसके बाद एसेट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट होता है और कैश से क्रेडिट होता है। यही आपने एंट्री सीखी थी ना अभी। अब ये जो पॉइंट नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली इस फिगर के बारे में बहस है। ठीक है, तो ये सवाल तक आप पहुंचेंगे तब जब ये बातें डिस्कस होंगी, लेकिन खपेंगे जाहिर है, घर पे होमवर्क दे के भेज रहा हूं। तो अब सुने, अभी मैंने छुट्टी नहीं दी, बात अहम तो अब करने लगा हूं, अभी बात खत्म नहीं हुई। एक तो कल आपको डिस्पोजल कॉस्ट बताऊंगा, क्यों माइनस कर दी, प्रूफ करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, दूसरा आपको ये कल बताऊंगा
कि आपने यहां पर आज घर जाकर 40,000 जमा, एक मिनट, बैलेंस परचेज बाय द बैलेंस परचेज, एक मिनट, थ्रू चेक ऑफ 80 जी, कितना, इधर देखें जी, इधर देखें कि कुछ चीज़ें आपने कर लेनी है मेरे कहने पे प्लीज़, ठीक है। मैं आपको पता है ये लिखा ही आपके लिए हुआ है, ऐसी कोई चीज़ थोड़ी लिख सकता हूँ कि जो आपको बताए ना मुसीबत में पड़ना है, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए लिखा हुआ है, इसमें हर एक चीज़ बताऊँगा, पर टाइम ख़त्म हो गया। ओके, अब सुने, एक काम आपने क्या करना है, 5,000 को कैश में से माइनस कर देना है, सोचना नहीं है, बस जवाब लिख लेना है। ओके, बाकी सब वैसे ही है। एसेट अकाउंट, ये जनरल एंट्री के लिए डिस्पोजल, जनरल एंट्री नहीं करोगे, डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे। एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकलेगी, डेप्शन में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकलेगी। कैश अकाउंट का दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में लिखेंगे, गेन लॉस निकल आएगा। ओके, अच्छा, अगली बात, जब आप एक्सचेंज की बात कर रहे होंगे तो बना उसका भी डिस्पोजल अकाउंट ही रहे होंगे, लेकिन एसेट अकाउंट में जो डेबिट हुई नए की कॉस्ट, ये जब इस सवाल के अंदर डेबिट करने लगेंगे तो आपका ध्यान जाएगा लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन इज 130, ऐसे ही है, अंडरलाइन करो जरा उसको। अब ये मेरे कहने पे कर रहे हैं, कल समझ आएगी तो हंस उठेंगे, खिल उठेंगे। अभी परेशान हो रहे हैं कि यार ये क्या बात हुई, अभी तो कह रहे थे एसेट अकाउंट में नए की कॉस्ट जाती है, और अभी कह रहे हैं 130 ना लेके जाना, 120 ले जाना। तो मान लो ना उस्ताद की बात, कुछ नहीं होता, मान लो 130 की बजाय एसेट अकाउंट में क्या डेबिट करोगे, 120। मार्फत की बातें अभी कर लेना, कल समझ आएंगी तो अच्छी लगेंगी। अब सारे मसाइल इसमें हल हैं, लेकिन अभी भी एक मसला है, एक मसला अभी भी है। वो क्या, जरा पॉइंट 2 के ऊपर नजर डाली। पॉइंट 3 हो गया, पॉइंट 3 के अंदर कुछ नहीं करना। देखें, पॉइंट 3 एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, सिर्फ छोटी सी बात, आप लिखने लगोगे यहां पे 130,000, लिखने लगोगे यहां पे 130,000, क्यों, नए की कॉस्ट है। मैंने आपको कहा रुको रुको, आप लिखना 120,000। आपने अभी आज नहीं कहना क्यों, कल आपने आते साथ कहना है क्यों। मैं बात ही यहीं से शुरू करूंगा, आपकी इस क्यों से मैं बात शुरू करूंगा, ठीक है। अगली बात, आप पहुंचे एडजस्टमेंट 2 पे, 2 ही एडजस्टमेंट थी लेकिन दुनिया जान की उसमें चीजें थी। एडजस्टमेंट 2 में आपको नजर आया डिस्पोजल कॉस्ट, मैंने कहा उससे परेशान ना हो, उसका क्या कर लेना है आपने, कैश में से नेट करना है, कैश को ही 29 शो कर देना है, ठीक है। ये बात आपने मान ली, ये होगी आपकी दूसरी क्यों। इसका जवाब मैं आपको इस क्यों के बाद दूंगा, ठीक है। लेकिन इस क्यों के बाद हम क्वेश्चन 2 भी कल करेंगे क्लास के अंदर ही, ओके। उसके बाद दूसरी क्यों की तरफ जाएंगे, लेकिन मसला अभी भी रहता है, मसला अभी भी है, मसला अभी क्या बेटा, क्या मसला है बेटा, क्या मसला है बेटा, समझ नहीं आ रही तो मैं क्या करूं। मैंने होमवर्क दिया है, मैं उसूली तौर पे इसको ब्लैंक होमवर्क दे सकता था कि करके आओ, समझा तो कल रहा हूं, आज समझा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो आप अपने पास अपने रिमार्क्स रखा करें ना बेटा, प्लीज डिस्टर्ब ना किया करें क्लास को, ओके, फजूल बोलकर प्लीज। एडजस्टमेंट 2 में आपको सिंपल डिस्पोजल नजर आ रहा है। सिंपल डिस्पोजल में आपको पता है स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकला करती है। सवाल में देखें, कॉस्ट है, नए एसेट बिक रहा है, एडजस्टमेंट 2 सबने बंद कर दिया, मैंने छुट्टी नहीं दी अभी, सबने बंद कर दिया। देखें, अ मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 14 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 31 ऑन यकम जनवरी 17 वॉज सोल्ड फॉर 34। WDV निकाल नहीं सकते, WDV तो निकाल नहीं सकते। तो 2 चीजें आपको सोचने से मना की हैं, क्योंकि वो आपके लेवल की नहीं थी, वो आपने मैथमेटिक्स में AFC में नहीं पढ़ी हुई थी। मैंने आपको सोचने से मना कर दिया, मैंने कहा आपकी इन दोनों क्यों का जवाब मैं दूंगा। आपने एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन जैसे समझाई वैसे ही करनी है। नए एसेट की कॉस्ट डेबिट करते हुए 130 को इग्नोर करके 120 लिख देना, मैं जानूं मेरा काम जाने कल कैसे समझाना है, ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन में आपको कहा कि डिस्पोजल की कॉस्ट 5,000 को आपने अलग से कहीं नहीं लिखना, जो 34 का कैश रिकॉर्ड करते थे उसी को 29 कर देना है, मैं जानूं मेरा काम जाने कल कैसे समझाना है। लेकिन जो कॉस्ट अवेलेबल नहीं है और बुक वैल्यू अवेलेबल है, इसमें मैथमेटिक्स का एक सिंपल रूल लगा के आप कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं।
ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट सिखानी है। अगर सवाल में कॉस्ट मिसिंग हो और बुक वैल्यू गिवन हो, आपके पास ये मौका है। आप अज्यूम करें इसको शायद 100, उसको लेकर आएँ इस डेट तक, कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएं यूनिटरी मेथड की तरह से, पता नहीं हिंट दिया, थोड़ा सा सोच के आइएगा। कल हम इंशाल्लाह क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो आप घर से करके आ रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।